एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, यूनिक सब्जेक्ट है जिसको बोला जा सकता है। जेएनयू में चलता है और भाई साहब पढ़ाई करते हैं उसके। क्या सब्जेक्ट का क्या नाम है? सब्जेक्ट का नाम मास्टर इन पब्लिक हेल्थ है और पीएचडी इन सोशल साइंसेज इन हेल्थ और पीएचडी इन पब्लिक हेल्थ। था कि स्टेट और इन्वायरमेंट और सोसाइटी और पॉलिटिक्स कैसे ज़िम्मेदार है हेल्थ को बनाए रखने के लिए, पॉपुलेशन के हेल्थ को बनाए रखने के लिए। इसकी बात 19th सेंचुरी में हुई और यूके यूएस में हुआ। तो वो कंट्री जो सोशलिस्ट तरह के थे उन्होंने सोशल मेडिसिन कह दिया, और जो थोड़े डिफरेंट आइडियाज़ के थे उन्होंने प्रिवेंटिव मेडिसिन करके रखा है इसको। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और मैं आज जेएनयू के कैंपस में सड़क के किनारे बैठ करके एक लोगों का इंटरव्यू लेने वाला हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम असरार है। वैसे पूरा नाम असरारुल हक जिलानी है, लेकिन नाम से लोग जो जानते हैं वो मेरा नाम असरार है। माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? असरार का मतलब क्या हुआ? असरार का मतलब होता है सीक्रेट, छिपी हुई बात, राज। जी। तो अभी तक आपने क्या बात छिपा करके रखी है अपने दिल में? इंसान का वजूद ही अपने आप में मुझे लगता है सीक्रेट है, उसको समझना ही अपनी बड़ी बात हो जाती है। तो वो अपने इंसान का वजूद जो हम पैदा हुए हैं या मैं हूँ कौन हूँ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है हर कोई अपने आप में असरार है, अपने आप में राज है, भेद है। मतलब इंसान का वजूद कुछ छुपाने में ही है? छुपाने में नहीं, इंसान का वजूद को समझना ही अपने आप में एक राज की बात है। क्योंकि इंसान का वजूद जो है वो एक राज की बात है। अब उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे समझते हैं। कुछ लोग इसे प्लेजर के लिए कहते हैं, कुछ लोग इसे पावर के लिए समझते हैं लाइफ का या इंसान का वजूद, कुछ लोग इसकी मीनिंग के लिए समझते हैं। तो लाइफ इज़ पावर, लाइफ इज़ मीनिंग और लाइफ इज़ प्लेजर। अब इसकी तीन के बीच है डिस्कशन फिलोसफिकली वैसे, लेकिन इसके बियॉन्ड भी है। ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ तीन किसी ने बता दिया कि लाइफ यही तीन है। तो मुझे लगता है इसके बियॉन्ड जो है वही है राज। इसके बियॉन्ड क्या है वैसे? वो मुझे नहीं पता है ना, तो इसीलिए तो समझना है कि क्या है आखिर वो कि इनफाइनाइट वाला वो जो चलता रहता है। अब वो चक्र से अभी आप समझ सकते हैं ना आप टेल को पकड़ पाएंगे ना हेड को पकड़ पाएंगे, लेकिन वो चलता रहता है हमेशा और चलते रहना चाहिए। एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, यूनिक सब्जेक्ट है जिसको बोला जा सकता है। जेएनयू में चलता है और भाई साहब पढ़ाई करते हैं उसके। क्या सब्जेक्ट का क्या नाम है? सब्जेक्ट का नाम मास्टर इन पब्लिक हेल्थ है और पीएचडी इन सोशल साइंसेज इन हेल्थ और पीएचडी इन पब्लिक हेल्थ। ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में है, ये इस्टेब्लिश 1971 में हुआ था इसका। जब 1969 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बनाया जा रहा था, उसी वक्त जो है 6 स्कूल बनाए गए थे और 6 स्कूल में बहुत सारे सेंटर बने थे। उनमें से जो इनिशियल टाइम में जो सेंटर बना था उनमें से एक सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ भी है। कैसा है ये? पढ़ाई लिखाई कैसी होती है? ये पढ़ाई अच्छी होती है। बेसिकली इसमें पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई होती है। पब्लिक हेल्थ वैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन या सोशल मेडिसिन की पढ़ाई वैसे मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं, लेकिन ये एक अपने आप में यूनिक इदारा है, यूनिक संस्था है जहाँ पर सोशल साइंस में भी इसको पढ़ाया जाता है। हालांकि अब जो ये रिसेंट के 2 डिकेड हैं उसमें बहुत सारी जगहों पे सोशल मेडिसिन खोला गया है जहाँ पर सोशल साइंस में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन 1970s में आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है, ये इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट था जहाँ पर सोशल साइंसेस और मेडिसिन को मेडिकल कॉलेज के बाहर रख करके पढ़ा गया। अलग डिसिप्लिन में सोशल साइंस से इंटीग्रेट करके पढ़ाया गया। आप कुछ नैनो करके कुछ नाम बता रहे थे, नैनो साइंटिस्ट? नहीं, नैनो नहीं, सोशल साइंस और प्रिवेंटिव मेडिसिन, ये 2 कॉन्सेप्ट है। ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। बेसिकली इसका ये जो इसकी हिस्ट्री अगर देखेंगे आप तो यूएस और यूके की हिस्ट्री से मिलता जुलता है। वहाँ पर जो हेल्थ है वो स्टेट कैसे उसमें आए, स्टेट कैसे प्रोवाइड करे हेल्थ सर्विसेज पब्लिक को, आवाम को, जनता को, उसके लिए बहुत सारे एक्टिविस्ट जो है अपनी बात रखे, लोगों से बात किया, स्टेट से बात किया और इंगेज हुए। जैसे कॉलरा
19th सेंचुरी में अपने आप में बहुत बड़ा डिजीज़ था, और जब होता था तो गांव के गांव खत्म साफ हो जाते थे सब लोग, क्योंकि कोई क्योर करने के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं थी हमारे पास। तो कॉलरा जो है वो उस वक्त नहीं पता था कि किस चीज़ से होता है। तो लोग, डॉक्टर को ये लगता था ये गंदी हवा या गंदी पानी से, या गंदे हवा या गंदी बदबू जो होती है ना, इससे फैलता है। तो उसको मायज़मा थ्योरी कहते हैं। मायज़मा थ्योरी यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि कोई ऐसी गंदी हवा या आपके आसपास कोई चीज़ है जिससे होता है। ये एक गंदी चीज़ से होता है, लेकिन उनको उस वक्त ये पता नहीं था कि ये पानी में जो कंटामिनेशन है, कॉलरा का जो वायरस है या पैथोजन है या कोई भी बैक्टीरिया है, उसकी वजह से होता है। बाद में वो जर्म थ्योरी, जब जॉन स्नो ने ये पता, जॉन स्नो एक साइंटिस्ट हैं जिसने ये पता किया कि पानी से ये बीमारी होती है, कॉलरा या हैजा जो होता है वो पानी में एक तरह का पैथोजन है जिसकी वजह से होता है। तब बाद में ये जर्म थ्योरी बना। तो पहले लोग यही यकीन करते थे कि ये जो है गंदी हवा से होता है, तो बाद में जर्म थ्योरी आया, पहले मायज़मा थ्योरी था। तो मैं ये बता रहा था कि स्टेट और एनवायरनमेंट और सोसाइटी और पॉलिटिक्स कैसे ज़िम्मेदार है हेल्थ को बनाए रखने के लिए, पॉपुलेशन के हेल्थ को बनाए रखने के लिए। इसकी बात 19th सेंचुरी में हुई और यूके यूएस में हुआ। तो वो कंट्री जो सोशलिस्ट तरह के थे उन्होंने सोशल मेडिसिन कह दिया, और जो थोड़े डिफरेंट आइडियाज़ के थे उन्होंने प्रिवेंटिव मेडिसिन करके रखा है इसको। तो ये आइडिया है बेसिकली। जी। तो आप अपना पीएचडी सबमिट करने, मतलब कर चुके हैं आप अपना पीएचडी सबमिट, तो आपका पीएचडी टॉपिक क्या था? कुछ खास निकाला आपने उस रिसर्च से? हाँ, पीएचडी अभी जस्ट सबमिट किया है, और पीएचडी में मैंने काम जो किया वो बिहार में किया है, और बिहार में वाटर मैनेजमेंट और वाटर बॉर्न डिजीज़ के बीच का रिलेशन देखने की कोशिश किया है कि वो किस तरह से वाटर मैनेजमेंट ज़िम्मेदार है वाटर बॉर्न डिजीज़ के लिए, और कैसे किस तरह के रिलेशंस हैं। अभी मेरा पीएचडी अंडर क्या नाम है, रिव्यू है, तो मैं सारी चीज़ें अभी डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन एक तरह का रिलेशन दिख रहा है बिहार में कि वाटर मैनेजमेंट ओवर द टाइम चेंज हुआ है, और उसका असर वाटर बॉर्न डिजीज़ पे दिख रहा है मेरी पीएचडी में। कंटामिनेशन ज़्यादा हो गया है, मतलब कंटामिनेशन ज़्यादा नहीं, वाटर को जो मैनेज किया जा रहा है, पहले आपको पानी मिलता था कुएं से, उसके बाद हैंड पंप आया, उसके बाद अब जो है टैप वाटर चल रहा है। तो ये जो मैनेजमेंट का सिस्टम है, तो इससे क्या असर पड़ता है डिज़ीज़ बर्डन पे, कि एक स्टेट में या एक डिस्ट्रिक्ट में कितना डिज़ीज़, कितने नंबर ऑफ़ डेथ हैं, कितने नंबर ऑफ़ केसेस हैं, क्या इसमें चेंजेस होने की वजह से, मैनेजमेंट में चेंजेस होने की वजह से क्या नंबर ऑफ़ डेथ और नंबर ऑफ़ डिजीज़ में कोई फ़र्क पड़ता है क्या, ये स्टडी किया है। तो क्या दशा निकली है बिहार की? सही है सब कुछ वहाँ पे? बिहार नॉर्दर्न स्टेट है, और नॉर्थ इंडिया का वैसे भी हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, तो ये कह नहीं सकते हैं कि कैसा बहुत बेहतर है, लेकिन इसका असर आपको दिखेगा। मेरे पीएचडी में उस तरह के एक तरह का फाइंडिंग आया है जिसमें दिख रहा है। स्वच्छ भारत मिशन जो हुआ है, सैनिटेशन जो बनाए गए हैं, कुछ जगह के लिए सैनिटेशन का जो कैंपेन है भारत गवर्नमेंट का, वो बहुत बेहतर है और उससे असर पड़ा है डिज़ीज़ पे। लेकिन उन जगहों पे जहाँ पर पानी 20 या 30 फीट पे आ जाता है, तो वहाँ पे अगर आप 4 फुट या 3 फुट गहरा सैनिटेशन का लैट्रीन बनाएंगे, और वो भी वैसे 2 पिट लैट्रीन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोग 1 पिट सिंगल पिट बनाते हैं, तो वो पानी को कंटामिनेट करता है, जाकर के मिल जाता है। हाँ। लोग बोलते हैं कि ये जो दूषित हम जो कर रहे हैं वही जाकर के पानी में मिल रहा है, और कहीं ना कहीं वो फिर से हमारे पास वापस आ रहा है घुल मिल करके। अब जैसे होता है ना कि एक बहुत बड़े तालाब में आप एक मुट्ठी गोबर फेंक दो तो क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है। हम चाह न चाह करके उस गोबर को खा तो रहे हैं, कंज्यूम तो कर रहे हैं, पी तो रहे हैं, तो वही हाल हो जा रहा है। वही अगर आप रिलेट कर सकते हो ह्यूमन एक्सक्रीटा और वेस्ट से, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। ये जो मास्टर्स का कोर्स है ये आपका, और पीएचडी में दो लगभग हैं इसके,
तो ये जो मास्टर्स में है लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे और कैसे एडमिशन, ये नए युग में कैसे एडमिशन हो रहा है, क्योंकि सब कुछ CUET से चल रहा है, तो क्या ये भी CUET से चल रहा है? और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? ग्रेजुएशन में हमारे पास क्या, आपने क्या पढ़ाई की थी ग्रेजुएशन में तो आपको ये पढ़ने को मिला, या फिर कोई क्राइटेरिया है क्या कि आप इसी चीज़ से ग्रेजुएशन किए होंगे तभी आप इसमें मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं? MPH में यहाँ पर मास्टर इन पब्लिक हेल्थ में सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ में डॉक्टर्स, MBBS, जितने भी मेडिकल कोर्सेज हैं, BUMS, BAMS, MBBS, BDS या फिजियोथेरेपी, नर्सिंग के कोर्सेज, ये लोग एलिजिबल हैं। रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हैं कि उसमें सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को भी एलिजिबल माना गया है और लोग उसमें आए हैं रिसेंट क्या नाम है प्रॉस्पेक्टस में। लेकिन जो भी कैंडिडेट अगर भरना चाहते हैं तो वो एक मरतबा प्रोस्पेक्टस को ज़रूर चेक कर लें कि रिसेंट कोई चेंजेस आया है क्या। लेकिन 3 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, उसमें सोशल साइंस के कुछ स्टूडेंट आए हैं और एलिजिबल थे वो। ये बात मैं MPH की बता रहा हूँ, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ की। तो सोशल साइंस और मेडिकल साइंस के लोग और इवन साइंस के लोग एलिजिबल हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। लेकिन कैंडिडेट जो भी तैयारी कर रहे हैं वो एक मरतबा भरने से पहले चेक कर लें। और MPH इसके लिए, PhD इन सोशल साइंस के लिए और PhD इन पब्लिक हेल्थ के लिए हर कोई एलिजिबल है। सोशल साइंटिस्ट, जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ से लोग हैं और मेडिकल के जो लोग हैं वो सब एलिजिबल हैं। सोशल साइंसेज इन हेल्थ में इसके अलावा है PhD इन पब्लिक हेल्थ। तो PhD इन पब्लिक हेल्थ में लगभग सिमिलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जैसा MPH में है। तो इसमें ज़्यादातर लोग मेडिकल फील्ड से आते हैं और साइंस से आते हैं, लेकिन सोशल साइंस के भी लोग एलिजिबल हैं। काफ़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जटिल बता दिया आपने। हाँ, इतना जटिल बता दिया कि मैं खुद भूल गया हूँ। इतना जटिल आपको JNU ने बनाया है कि आप खुद से अपने आप को जटिल बना रहे हैं अभी इस वीडियो में? नहीं, अब ऐसे समझ लीजिए कि सोशल साइंसेज इन हेल्थ में हर कोई एलिजिबल है, लेकिन पब्लिक हेल्थ में पब्लिक हेल्थ PhD और पब्लिक हेल्थ मास्टर लेवल पे इसमें एलिजिबल दोनों हैं। ये बात मैं 2 साल पहले की बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं, इसलिए मैं एहतियातन बता रहा हूँ कि आप एक मरतबा प्रॉस्पेक्टस चेक करें।